ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका एजुकेशन ई कॉन्क्लेव में स्वागत है। हमारे साथ कुछ नए मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं आपको उनसे रूबरू करा देता हूं। डॉक्टर राहुल चौधरी हैं, प्रिंसिपल सिंगानिया ग्लोबल एकेडमी पलसाना सीकर से, और एसबी कलेम निदेशक हैं कलेम करियर इंस्टीट्यूट गंगापुर सिटी से। आप दोनों का बहुत स्वागत है। कला सर से हम थोड़ी देर पहले ही एजुकेशन ई कॉन्क्लेव में ये चर्चा जारी रखे हुए थे कि कोविड काल में किस तरह से सरकार प्रयास कर रही है, और जिस तरीके से स्किल डेवलपमेंट पर हम बात कर रहे थे। सर, कला साहब से ही मैं एक बार वापस ये जानना चाहूँगा, क्या स्किल डेवलपमेंट को लेकर के जो सरकार प्रयास कर रही है वो विद्यार्थियों तक पहुँच पा रहे हैं? देखिए, मेरा सबसे पहले फोकस ये रहेगा कि हमारी जो विद्यालय प्रबंधन समितियां हैं वो 8वीं में, 9वीं में और 10वीं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का वक्तन एप्टीट्यूड टेस्ट ले और देखे कि इसकी रुचि क्या है। ये अच्छा वैज्ञानिक बन सकता है, अच्छा साहित्यकार बन सकता है, अच्छा कवि बन सकता है, अथवा अच्छा जो है वो मतलब एक व्यावसायिक शिक्षा लेकर अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है। तो एप्टीट्यूड टेस्ट लेने से उसकी रुचि का पता लग जाएगा, और जब 11वीं 12वीं में वो आएगा तो उसको ये गाइड कर दिया जाएगा कि उसको कॉमर्स लेनी चाहिए, उसको साइंस लेनी चाहिए, उसको आर्ट्स लेनी चाहिए, किस तरीके से उसको आगे बढ़ना है, वो बनना क्या चाहता है। मैं प्राय स्कूलों में जाता हूँ तो बच्चे से पूछता हूँ तुम क्या बनना चाहते हो। बच्चा कहता है मैं तो डॉक्टर बनूंगा, कोई कहता है मैं अध्यापक बनूंगा, कोई कहता है मैं इंजीनियर बनूंगा, कोई कहता है मैं कलेक्टर बनूंगा। तो बनेंगे कब? जब अच्छी तालीम लेंगे जी। और अच्छी तालीम के साथ साथ उनको अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा। मैं कोशिश करूंगा कि हर स्कूल में हम 9वीं 10वीं में तो कम से कम ये तय कर लें कि बच्चे का एप्टीट्यूड टेस्ट लेकर उसकी रुचि का, उसकी एक तरीके से सब्जेक्ट्स के बारे में क्या परफॉर्मेंस है, उसके आधार पर उसको राय दी जा सके कि भैया कई बच्चे चाहते हैं कि मैं तो डॉक्टर बनूं और साइंस में नंबर आते हैं 3rd डिवीजन के, वो कैसे बनेगा। तो इसलिए उसको पहले से ही मार्गदर्शन देकर के यदि हम करेंगे तो निश्चित रूप से उसका स्किल डेवलपमेंट के हिसाब से उसको आगे अपन गाइड कर सकेंगे कि इसका स्किल साइंस के लिए, इसका स्किल आर्ट्स के लिए, इसका स्किल रिसर्च के लिए है जी। तो मैं समझता हूँ इन सब चीजों से वो आगे बढ़ सकेगा। कला साहब, ये राहुल चौधरी जी डॉक्टर साहब हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, सिंगानिया पब्लिक स्कूल से, कुछ सुझाव देना चाहते हैं। सर, किस तरह से आपके सुझाव हैं? जी मान्यवर जी से एक ही निवेदन चाहूंगा कि अभी 2 दिन पहले एक सर्वे था किसी कंपनी का, और उन्होंने कहा कि जो हमारा राजस्थान है उसमें जो 10 वर्ष तक के बच्चे हैं उनका जो शैक्षणिक स्तर है वो 6वें स्थान पर है। तो सर, हम चाहेंगे कि आप मतलब सरकार की तरफ से ऐसी कौन सी पॉलिसी लेकर चल रहे हैं जिससे कि जो छोटे बच्चे हैं उनमें जो शिक्षा का स्तर है उसको हम अच्छी तरह से डेवलप कर सके, और जो 6ठे स्थान पर है उसको हम पहले स्थान पर प्राप्त कर सके। देखिए, इसके लिए प्री प्राइमरी एजुकेशन को हम बढ़ावा दे रहे हैं। अब तक सरकारी स्कूलें 1ली, 2री, 3री इससे चलती थी। आपने देखा होगा हमने महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम के स्कूल शुरू किए हैं। इसी तरीके से हम LKG, UKG, प्रेप का सिस्टम नहीं करें तो सबसे पहले प्री प्राइमरी का एक सेक्शन शुरू करेंगे। उसमें LKG, UKG और प्रेप में जो पढ़ाया जाता है इस तरीके का पाठ्यक्रम बनाकर उनको तैयार करेंगे। इससे इम्प्रूवमेंट आएगा, और उसके बाद और हमको फंड्स वगैरह की अवेलेबिलिटी होगी तो उसको हम 2 साल का कोर्स करेंगे। जैसे आप लोग प्राइवेट स्कूलों में प्ले स्कूल वगैरह खोलकर धीरे धीरे बच्चे को आगे बढ़ाते हैं, हम कोशिश करेंगे कि प्री प्राइमरी एजुकेशन को सुदृढ़ करके इस स्तर को लाया जा सके। एसबी कले मैम, आप कुछ सुझाव रखना चाह रही थी, क्या कहना चाहती हैं मैम? मेरा कहना तो इस पे है कि बच्चे का स्किल पे ही हम लोग काम करें स्टार्टिंग से ही तो ज्यादा बेटर है, और बच्चे का स्किल बचपन से ही दिख जाता है। जैसे कि कहते हैं, हम लोगों ने सुना है कि पूत के पैर पालने में ही दिखते हैं। तो बचपन से हम स्किल पे काम करें तो ज्यादा बेटर है, और उनको उसी दिशा में हम लोग बच्चे को इंडिकेट करें। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि स्टूडेंट्स का शैक्षिक स्तर कोरोना काल में भी प्रभावित नहीं हो, इसे लेकर के आप लोगों की क्या प्लानिंग रही है इस दरमियान में? एक्चुअली सर देखिए, ये चीजें तो बहुत सारी तो हमें तो फेस करनी ही पड़ी हैं, बट इसका ये ना हो इसके लिए हमने तो जो किया है वो ये किया है कि हमने बच्चे पे 1-to-1 काउंसलिंग करके, और हम लोगों ने एक काउंसलर भी रखा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब ये लॉकडाउन हुआ तो लॉकडाउन में ये चीजें
सब चीज जीरो पे आ रही थी। शिक्षाविद हैं उनके लिए भी ये सारी चीजें बिल्कुल नई थी और सब लोग एकदम शून्य पे खड़े थे। जैसे ही परेशानी आई सबके सामने अंधकार सा आ गया था, लेकिन जैसे चीजें आदमी करता गया और अपडेट होते गए तो ऑनलाइन का एक प्लेटफॉर्म स्टार्ट हुआ जिससे बच्चे की लर्निंग और ये आपका राइटिंग दोनों ही एकदम खत्म सी हो गई। अगर हम बात करें आपका लर्निंग की तो लर्निंग में भी लगभग जो स्किल में है 40% बच्चे का या हम कहेंगे एक व्यक्ति का भी 40% कम हुआ है। तो उन चीजों के लिए हमने तो ये किया है कि 1-to-1 बच्चे पे काउंसलिंग करके और इवन हमें जरूरत पड़ी तो हम लोग घर जाके भी बच्चे से संपर्क किए, पेरेंट्स के साथ में भी संपर्क किए, बच्चे की क्या क्या समस्याएं हैं उन पे जाके काम किए और तब जाके थोड़ी सी हम चीजें निकाल पाए। कहीं ना कहीं यही चीजें हैं कि हम उन रिजल्ट को यहाँ तक ला पाए हैं। अच्छा डॉक्टर साहब हमारे साथ है डॉक्टर राहुल चौधरी जी। चौधरी जी मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि किस तरह से क्वालिटी एजुकेशन पर आप लोग फोकस कर रहे हैं, क्योंकि ये आज के समय में बहुत ज्यादा जरूरी हो गया और पेरेंट्स की जो डिमांड होती है वो ये होती है कि जो भी उन्हें शैक्षणिक संस्थान जो मिले अपने विद्यार्थी के लिए, अपने बच्चे के लिए, वो क्वालिटी एजुकेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सबसे जरूरी है, जैसे कि आज हम पेरेंट्स से मुलाकात करते हैं, पेरेंट्स आते हैं बच्चों को लेकर या बताने के लिए, तो उनके सबसे पहला जो पॉइंट होता है कि सर बच्चों को जो सिखाया जा रहा है उसका जो तरीका है वो क्या है। तो उस तरीके के लिए सबसे बड़ी बात है जितने भी हमारे चाहे वो प्रबुद्ध लोग हैं, चाहे वो प्रिंसिपल्स हैं, अध्यापक हैं, वो केवल एक ही बात पर जोर दे रहे हैं और जोर देंगे। मैं जरूर इस बात की आशा करूंगा कि जो हम कक्षा के अंदर, क्लास के अंदर जो भी हम बताना चाह रहे हैं, सिखाना चाह रहे हैं बच्चे को, वो जैसे कि पहले सुनते आ रहे हैं खेल खेल में पढ़ाना, आज ये इस समय की आवश्यकता है कि हम बच्चों को उस खेल खेल में पढ़ाएं, उनके साथ ऐसी एक्टिविटी डेवलप करें हम जिससे कि बच्चा पढ़ने के साथ साथ सीखता भी रहे। और जो 2 साल का जो गैप हुआ है वो एक छोटी बात नहीं है। उस गैप को भरने के लिए बच्चे का सबसे पहली बात है कि उसका इंटरेस्ट डेवलप करना। जब तक बच्चे का स्कूल में आने का, कक्षा में बैठने का, टीचर के साथ रुकने का वो इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा, तब तक बच्चा पढ़ाई नहीं करेगा। हम जिस समय से गुजर रहे हैं, जिस महामारी से गुजर के आए हैं हम, ये आज के समय की बहुत ही आवश्यकता है कि हम सभी मिलकर पहले वो एक कोर्स डिजाइन करते हैं कि जिसमें बच्चा पढ़ते हुए सीखता भी है और करता भी है। वो जब तक कि हम उस बच्चे को ज्यादा से ज्यादा हम एक्टिविटी के थ्रू एंगेज नहीं कर पाएंगे, तब तक बच्चा नहीं सीख पाएगा। क्योंकि आज के समय में बच्चे की लिखने की जो ताकत थी, जो कैपेसिटी थी लिखने की, वो बिल्कुल खत्म हो रखी है। जस्ट मैं कहूं कि 40% जो लर्न करने की कैपेसिटी थी बच्चे की, अगर वो भी हम बात करें कि वही एवरेज आता है 40 to 45%। अदरवाइज ये सारी जो एक तरह से जो अच्छी जो हम बात करें बच्चों के अंदर जो डेवलपमेंट थे वो सारे खत्म हो चुके हैं। वो धीरे धीरे वापस उनको रिगेन करना है हमें, और उनको एक साथ में नहीं कर सकते। तो सबसे अच्छी बात है कि जब हम एक क्वालिटी एजुकेशन की बात करेंगे तो उसमें बच्चों के लिए ऐसे टूल हमें डेवलप करने होंगे, कर भी रहे हैं हम सभी लोग मिलकर, कि जिससे बच्चा पढ़ते हुए सीखे भी और ज्यादा करने की कोशिश करे पढ़ाई के साथ साथ। जी कलीम मैम हमारे साथ है। जी बिल्कुल आपने क्वालिटी एजुकेशन की बात कही है, उससे संबंधित ही मैं कलीम मैडम से ये जानना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से मैम आप भी देखते हैं कि करियर को लेकर के जब भी बात की जाती है, विद्यार्थी को क्वालिटी एजुकेशन मिल जाए सबसे पहली तो बात, सबसे पहली पेरेंट्स की चिंता वो हल हो जाती है। उसके बाद में करियर को लेकर के ठीक तौर पर उसे मार्गदर्शन मिल सके, क्या ये हमारे यहाँ पर हो पाता है? हम कहीं ना कहीं अपने स्कूल्स में एक कमी ये महसूस करते हैं और इस पर ध्यान देने की बहुत ही आवश्यकता जो है वो आज नज़र आती है। आप क्या मानते हैं? नहीं, ये बिल्कुल सही बात है। हम लोग एक्चुअली सर बेसिकली क्वालिटी एजुकेशन पे ही काम करते हैं, क्योंकि मैं खुद साइको से हूँ और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैं खुद इन बच्चों को 1-to-1 की भैया जिस बच्चे में जो क्वालिटी है उस बच्चे को उसी तरफ हम लोगों को आगे भेजना चाहिए। और इन चीज़ों पे हम लोग बहुत विशेष ध्यान देते हैं, बल्कि हमारा जो फैकल्टी टीम मेंबर है वो भी बच्चे के 1-to-1 संपर्क करके कि किस तरह का तुम कितना लेवल कर सकते हो, तुम्हें आज किस रिक्वायरमेंट की जरूरत है। हम लोग एक्चुअली हर बच्चे के साथ में अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ट्रीटमेंट करते हैं और उसका ही परिणाम है कहीं ना कहीं कि हमारा आज रिजल्ट जो एक छोटा सा गंगापुर, और हमने क्या है कि इसी विजन के साथ में यहाँ पे स्टार्ट किया कि यहाँ का बच्चा बाहर जाता है, होम सिकनेस की प्रॉब्लम होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स बच्चे को फेस करनी पड़ती है। और कई बड़ी सिटीज में यहाँ पे क्या है कि छोटा शहर है, बहुत बड़ा टाउन नहीं है गंगापुर। जब बाहर बच्चा मेट्रो सिटीज में जाता है तो यहाँ की चीजें
के बजाय वहाँ और कुछ सीख के आ जाता है बच्चा। भेजते कुछ और के लिए है, बच्चा वहां से कुछ और ले आता है। तो इन्हीं उद्देश्यों की वजह से हमने बच्चा अपने परिवेश में अपने पेरेंट्स में के साथ रह के इन चीजों को अचीव कर पाए, इस वजह से हमने इन चीजों की स्थापना की। और कहीं ना कहीं आज हम उन चीजों को लेके चल रहे हैं, बल्कि मैं ही नहीं, हमारी पूरी टीम, मैनेजमेंट टीम हो या फैकल्टी टीम हो, एक एक बच्चे पे हम लोग बारीकी से काम करते हैं। इवन जरूरत पड़ती है तो फैकल्टी टीम कभी घर भी जाती है और घर जाके कि जितने बच्चे को रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब का हम बच्चे को ट्रीटमेंट करते हैं। और वही काम हम लोग यहाँ सब मिलकर कर रहे हैं। बिल्कुल किरण जी, और ये जो बात हमने शुरू की थी कि कोविड के समय में किस तरह से हम क्वालिटी एजुकेशन दे सकते हैं और हाइब्रिड मॉडल जिस तरह से अपनाया जा रहा है ऑनलाइन और ऑफलाइन का, उस पर किस तरह से ठीक तौर पर काम हो। राहुल चौधरी जी से मैं वापस से जानना चाह रहा हूं कि क्या ऑनलाइन स्टडी को लेकर के दोबारा से पेरेंट्स तैयार हैं? अगर हम अपनी बात करें, अभी जैसे कि हमारा बोर्ड सीबीएसई बोर्ड का टर्म 1 का शेड्यूल चला, तो वहां पर ऑब्वियसली कि आप अपनी क्लास नहीं चला सकते जी, तो हमने क्लासेस ऑफ की, लेकिन हमने बैकग्राउंड में ऑनलाइन पूरा शेड्यूल चलाया पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए। तो फॉर द लास्ट 15 डेज वी आर ऑनलाइन जी, ऑफलाइन नहीं है रेगुलर स्कूल, क्योंकि हम बोर्ड एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं जी। लेकिन उसके बाद फिर हमने पेरेंट्स को फिर कन्विंस करना शुरू किया कि ये जो टेम्परेरी फॉर द टाइम बीइंग था शेड्यूल, ये परमानेंट नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने सारी जो एक तरह से कहा जाए जो प्रिकॉशंस है कोविड की, वो सारी स्कूल में अपनाई हुई है, लगाई हुई है, कोई दिक्कत नहीं है किसी तरह की भी। और पेरेंट्स को किसी तरह से मतलब पैनिक होने की जरूरत नहीं है इन चीजों में। उसके बाद फिर वापस हम ऑफलाइन लेकर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ जैसा आपने अभी जिक्र किया, तो कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं कि वो जैसा अभी जो एक नया वेरिएंट ओमिक्रॉन करके आया, तो उसमें जो कुछ केसेस बने, तो देखो हम बीइंग एज ए पेरेंट, मैं भी ये सोचूंगा कि मेरे जो छोटे बच्चे हैं वो घर पर रहें। तो पेरेंट्स का ये रिक्वेस्ट है कि सर इनके लिए हमें ऑनलाइन सपोर्ट मिलेगी क्या। वो ये नहीं कह रहे कि सर हमें चाहिए, वो कहते हैं कि सर हमें क्या ऑनलाइन सपोर्ट मिलेगी। तो वहां देखो हम एक ही बात कहेंगे कि जहां हो सकता है कि हम शेड्यूल में हल्का सा कहीं एडजस्ट करके उनको हम सपोर्ट दे सकते हैं, तो उनको हम एग्री कर रहे हैं। अदरवाइज हम बोल रहे हैं कि नहीं, ऑफलाइन है, ऑनलाइन सपोर्ट नहीं हो पाएगी, सॉरी टू से। और ये देखिए आप भी समझते हैं इन चीजों को, और मेरे ख्याल से मैडम भी इन बातों को जरूर एग्री करेंगी कि एक स्कूल के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों फॉर्मेट में जाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि स्टाफ या तो ऑफलाइन में रहेगा या स्टाफ ऑनलाइन में रहेगा। आप स्टाफ से डबल शेड्यूल में, डबल शिफ्ट में काम नहीं करा सकते, पॉसिबल ही नहीं है, और ये पेरेंट्स भी जानते हैं। तो कहीं ना कहीं बीच का रास्ता निकाल के पेरेंट्स को कन्विंस कर लेते हैं, कर रहे हैं कि देखो ऑनलाइन नहीं चल पाएगा, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात है कि हमने 2 साल ऑनलाइन चलाया, सभी ने इस चीज में रहे, लेकिन उसमें जो फिर वही बात आती है क्वालिटी एजुकेशन। आप कितना भी कर लीजिए, हम सभी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो एक फेस टू फेस जो 1-to-1 जो टीचर और बच्चे का इंटरेक्शन होता है, उसको आप ऑनलाइन में नहीं डेवलप कर सकते। कैला मैडम से भी मैं यही बात, राहुल जी मैं उनसे भी यही बात जानना चाह रहा हूँ। आपने जो बात कही है मैं उसको आगे बढ़ा रहा हूँ, और क्या टीचर्स और क्या स्टाफ पूरी तरह से तैयार हो पाता है कि दोनों तरह की स्टडी कराई जा सके? नहीं सर, चुनौती तो एक ये तो अलग है, स्टाफ का संघर्ष हो गया, वो एक डिफरेंट मैटर हो गया। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो हमारा, क्योंकि आने वाला देश का जो भविष्य है वो आज के बच्चे हैं। बिल्कुल, आज के बच्चे आने वाला देश का फ्यूचर है। किसी न किसी मंत्री पद पे आज का बच्चा जाके बैठेगा, या कोई कलेक्टर पोस्ट पे या कोई साइंटिस्ट पोस्ट पे आज का बच्चा बैठेगा। यदि पूरी तरह से उस बच्चे का मेंटल डेवलप नहीं होता है, तो मेरा मानना है कि वो चीजें मतलब यूजफुल नहीं है, कहीं ना कहीं वो यूजलेस हैं। इसके अलावा एक होता क्या है कि कई बार होता है कि बुद्धियां कई तरह की होती है। बांस बुद्धि हो, जैसे छोटा सा हम लोग चोट मारते हैं तो ऑटोमेटिक फटती चली जाती है। तो वो जो सेल्फ स्टार्ट, सेल्फ मोटिवेट होते हैं, वो पॉइंट समथिंग परसेंट ही इस दुनिया में है। बाद बाकी के जो बच्चे हैं या व्यक्ति हैं, मैं ये कहूँ, उनको पुश एंड पुल की आवश्यकता होती है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं पुल एंड पुल की नीड होती है। तो उसके लिए एक रेगुलर 1-to-1 टच में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक मेंटर की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, एक काउंसलर की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, और खास करके एक बच्चे का निर्माण करने के लिए उसे पूरी तरह से, जिस तरह से पूरा उसका मेंटल डेवलप हो सके, पूरा समाज उससे लाभान्वित हो सके, उसके लिए पेरेंट्स, टीचर और बच्चे तीनों को मिलके साथ चलना होगा। चीजें एक दूसरे की काउंसलिंग करके फिर चीजें आगे करनी होगी, तब जाके हमारा देश का कहीं ना कहीं जाके विकास हो पाएगा। और दूसरी बात, आज जो चीजें ये ऑफलाइन और ऑनलाइन के चक्कर में बच्चा बहुत बुरी तरह से पिस रहा है कहीं ना कहीं। जैसा कि मैंने, सेल्फ स्टार्ट बच्चा है,
वो तो कर लेगा। नीट में जैसे लास्ट ईयर का अगर बात करें तो 2 बच्चों का 720 आउट ऑफ 720 आया था, इस बार 3 बच्चों का है। इट मीन्स बच्चा कर तो रहा है, बट वो बच्चा पॉइंट समथिंग % में से ही है जो बच्चा सेल्फ स्टार्ट है। बट जो पुल एंड पुश की जिसको नीड है, उसे इन तरह का एनवायरनमेंट की, मतलब ऑफलाइन क्लासेस की जरूरत है ही, सही मस्ट रिक्वायरमेंट है उनकी। तो ये तो सिस्टम का तो छोड़िए, सिस्टम तो कहीं क्या बेचारा पजल्ड होके भी कर लेगा, किसी के पास फाइनेंस नहीं है तब भी वो बच्चों का लॉस नहीं करेगा। इन लोगों को तो करना ही होगा। जैसे हम अगर टीम मेंबर्स की बात करें तो हम मेहनत करेंगे ही सही, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें हमारे ओवरऑल देश का नुकसान हो रहा है, हमारे बच्चों का मानसिक विकास कम हो रहा है। जैसे कि बात की जा रही है आपका स्किल लर्निंग की, तो वो कहीं ना कहीं 40% रेशो अगर कम हो गया है तो कहीं ना कहीं बच्चे का, देश का विकास तो कम होगा ही सही। जैसे बहुत सारे अगर विकसित देशों की बात करें तो वहां चाहे कितना भी कोविड हो ले, लेकिन स्कूल बंद उन्होंने नहीं किए, क्योंकि स्कूल ही एक ऐसी चीज है जो हमारा देश का ढांचा है। वहीं से बच्चा लर्निंग सीखता है, वहीं से बच्चा स्किल डेवलप करता है, सारी चीजें तो वहीं से होती हैं। तो मैं इस चीज के सरकार से मेरा एक रिक्वेस्ट है इन चीजों को लेके कि आप जो है इनको इतना स्ट्रिक्ट ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आज जो है हमारा देश इन्हीं चीजों पे टिका हुआ है। आगे आज के 20 साल बाद में यही बच्चे, कहीं कोई कलेक्टर बनेगा, कहीं कोई साइंटिस्ट बनेगा, कहीं कोई इंजीनियर बनेगा। अब आप अगर IITs की बात करें, हमारे यहाँ से लास्ट ईयर में बहुत सारे बच्चे 2020 में IIT में सिलेक्शन, उन्होंने IIT कॉलेज नहीं जाके देखा। अब बताइए वो बच्चा देश का विकास कैसे करेगा? आज बच्चा ऑनलाइन, जिसने प्रैक्टिकली नहीं किया है, प्रोजेक्ट पे काम नहीं किया है, उस बच्चे की स्किल कैसे डेवलप होगी? कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट उसको काम करने के लिए मिलेगा तो उसका जितना वो काम करेगा उतना ही उसमें निखार आएगा, सीधी सी बात है। बिल्कुल कैलम जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। और राहुल जी, मैं आपसे भी ये जानना चाह रहा हूँ, जिस तरीके से ये बात हो रही थी यहाँ पर कि ऑनलाइन स्टडी से जो है विद्यार्थियों का मानसिक विकास वो रुक जाता है और साथ में उनको स्वास्थ्य से संबंधित भी कई परेशानियाँ सामने आती है। बावजूद इसके, क्योंकि अभी भी अभिभावक जो है वो चिंतित है, कोविड की महामारी और ओमिक्रॉन जैसे संकट अभी सबके सामने है, तो ऐसे में पेरेंट्स की भी जो चिंता है उसको आप दरकिनार नहीं कर सकते। और ऐसे वक्त में हम किस तरह से कोविड प्रोटोकॉल की पालना करें, क्योंकि छोटे बच्चों में सबसे मुश्किल होता है कि कोविड प्रोटोकॉल की उन्हें पालना करवाई जाए, SOP किस तरह से उन्हें समझाई जाए। तो ऐसे मुश्किल समय में आप लोग किस तरह से इस चुनौती से पार पा रहे हैं और किस तरह से आपने स्ट्रेटेजी इसमें तय किया है? इसमें देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी जैसा हम जब से डिस्कस कर रहे हैं, एक ही बात निकल के आए हैं कि ऑफलाइन का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आप ऑनलाइन को परमानेंट लेकर नहीं चल सकते। और जो सबसे बड़ी समस्या जो बनी है, केवल जो उन्हीं जो 10 वर्ष तक की जो आयु है उसमें जितने बच्चे हैं आपके, चाहे वो नर्सरी है, फर्स्ट क्लास है, 4th है, 5th है, ठीक है, ये वो लेवल है जहां पर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। नुकसान मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ के जो, जैसे कि हम ऑनलाइन में गए तो ये वो बच्चे हैं जो बगैर टीचर के, बगैर एक गाइड के, बगैर एक मेंटर के वो अपने उस लेवल को नहीं डेवलप कर सकते। तो वहां जरूरी है कि बच्चों को ऑफलाइन में उस टीचर की सपोर्ट जरूर मिले। अगर आप इस चीज को कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी कोई भी पॉलिसी लगा लीजिए, अगर आप इसको ऑनलाइन लेकर जाएंगे तो जो 2 साल पीछे आप गए हैं अभी, ये अगर आप इसको 1 साल हो ले तो कम से कम 10 साल का फर्क आ जाएगा आपके इस एजुकेशन लेवल में। आप उन बच्चों को कितनी क्लासेस छुड़वाएंगे, क्या क्या सिखाएंगे, कोई नहीं जानता इन बातों को। तो हम तो एक ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं पेरेंट्स से, और यही हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि जो हमारे जो जुड़े हुए पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं सम्मानीय, वो इस बात को समझे कि स्कूल हमेशा आपके बच्चों के लिए है, आपके फेवर में है, और जो गाइडलाइन सरकार ने दी हुई है हमें, हम उन सबको डिट्टो फॉलो करते हैं एज इट इज। वहां कोई भी लूपहोल्स नहीं है, कोई लैकुना नहीं है, कहीं कोई एक तरह से ऐसा नहीं कि हम किसी के साथ खिलवाड़ करें। कोई भी स्कूल, सभी एक तरह से अपने आप उस तरह से लेकर चल रहे हैं। लेकिन हम फिर भी कहेंगे कि जो एक मेंटोर के साथ में एक टीचर जो क्लास के अंदर बच्चे को जो सिखाता है, उसका जो सर्वांगीण विकास करता है, वो ऑनलाइन में नहीं हो सकता। इसमें हम जितना इस गैप को कम करेंगे वो हमारे लिए बेहतर है, उन बच्चों के भविष्य के लिए बेहतर है। जी, हम यही बात चाहेंगे सभी से। जी तो जी मैम बोलिए। मेरा एक ये है इसमें बोलना है कि सरकार से भी एक मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि बजाय इन चीजों के हमें डर पैदा करने के, हमें उपचार पे काम करना चाहिए। जैसे कि पहले वैक्सीन आई है तो छोटे बच्चों की भी वैक्सीन निकाली जाए, और पेरेंट्स और सरकार और बच्चों में सारी चीजों में इस चीज को भरना चाहिए, बजाय डर के इस चीज को भरना चाहिए कि हमें इसका सामना करना है।
लॉकडाउन इसका परमानेंट उपाय नहीं है, या इससे भागना इसका परमानेंट उपाय नहीं है। हमें वहां डट के खड़े रहना है, उसका सामना करना है। और जिस तरह की और बीमारियां पनपी हैं, सारी बीमारियों के साथ में हमें चल रहे हैं, हमें मेंटली रूप से इस चीज में भी यूज टू हो जाना चाहिए कि हमें इस बीमारी के साथ में भी चलना है। जिस तरह का डेटा आ रहा है या साइंटिस्ट लोग कह रहे हैं कि ये भी जो है परमानेंट यहाँ रहेगी, तो उसी तरह से हमें इन चीजों का यूज टू होकर कंटिन्यू कैरी करना चाहिए। और सभी से, सरकार से मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि डर पैदा ना करके बजाय हम लोग वैक्सीन पे काम करें, दवाइयों पे काम करें। और दो चीजें हैं कि डर पैदा ना करके सिर्फ बचाव पे काम करें, कि इसके जो प्रिकॉशन है उन्हें हम यूज करें, और इसे मेंटली रूप से हम मान लें कि हाँ हमें इसी के साथ में जीना है। क्योंकि यदि हम मेंटली रूप से मान लेंगे कि बीमारियां हैं तो हैं, और मेंटली रूप से मान लेंगे कि नहीं है, तो मे भी कहीं ना कहीं साइकोलॉजी का तो फर्क पड़ता है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही होता है। जी तो बिल्कुल। मेरा सरकार से भी रिक्वेस्ट है, पेरेंट्स से भी मैं ये चाहूंगी कि, और हमारे बच्चों में तो हम लोगों ने ये भर दिया है कि ये बीमारी के साथ में हमें जीना है। सिर्फ प्रिकॉशन जो गाइडलाइन है उसकी पालना करें और चीजें आराम से होंगी। अपने आप को हेल्थी रखें। इसके साथ साथ आप हेल्थी रखने के लिए कि खाना ठीक से लें, योगा को अपने उसमें इंक्लूड करें, आयुर्वेद को सबसे ज्यादा अपने साथ में इंक्लूड करें, ताकि हम लोगों का इम्यूनिटी पावर बूस्ट हो सके और हमारे पास में बीमारियां दूर दूर तक नहीं आए। इन चीजों को यदि हम पेरेंट्स, बच्चे और सरकार भी यदि इस चीज की अवेयरनेस फैलाए तो शायद ज्यादा अच्छा है बजाय लॉकडाउन के। तो आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया जो आज न्यूज़ 18 राजस्थान की एजुकेशन ई कॉन्क्लेव में जुड़े और इन्होंने अपने सार्थक सुझाव दिए हैं किस तरह से ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टडी के साथ में विद्यार्थियों को हम एक अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, उन्हें एक अच्छे भविष्य के रूप में तैयार कर सकते हैं। और उम्मीद है कि इन पर सरकार भी इन सुझावों को ज़रूर मानेगी और अपने पॉलिसीज़ में शामिल करेगी और आने वाले दिनों में इस मुश्किल और चुनौती से भी हम लड़ सकेंगे, बेहतर तरीके से विद्यार्थियों को उनकी पढ़ाई पहुंचा सकेंगे और उनके स्वास्थ्य पर भी ध्यान दे सकेंगे। आज हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। अब इजाज़त दीजिए, आप बने रहें न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।